नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में चर्चा में रहे 3 अलग-अलग विशिष्ट उत्पादों पर दिए गए जीआई टैग के विषय में। अब सबसे पहला प्रश्न हम सबके दिमाग में आता है कि जीआई टैग होता क्या है। जिसने पढ़ रखा है उसे तो आता है जीआई टैग के विषय में, लेकिन अगर आपने जीआई टैग के बारे में नहीं सुना है तो जीआई टैग को मैं विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। जीआई टैग किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में, भाषा समझने का प्रयास करें, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट उत्पाद को एक पहचान दी जाती है, उसे बोलते हैं जीआई टैग। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत का मतलब ये हुआ किसी विशिष्ट भूभाग पर पाई जाने वाली कोई विशेष चीज़, उसे दी जाने वाली जानकारी, विशिष्ट नाम दे दिया जाए या उसी स्थान के नाम से उसे रिलेट कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं विशिष्ट पहचान दे दी गई। इतनी बात क्लियर। पहली बार भारतीय संसद ने इसके लिए 1999 में 1999 में 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट एक्ट पारित किया और उस पारित में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को लागू कर दिया। यानी कि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद को उसका नाम दिया जाने लगा 1999 के एक्ट से। तो इतनी बात हमें समझनी होगी कि भारतीय संसद ने किस अधिनियम के तहत, तो आप याद रखिएगा 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी। तो अब हम समझेंगे कि क्या क्या व्यवस्था अभी हाल ही में जीआई टैग जो दिए गए हैं उनके विषय वस्तु में। तो चलिए देखते हैं फटाफट। देखिए, मणिपुर के काले चावल जिसे चाकहाओ कहा जाता है, और गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत मिला है। वर्तमान में 3 मिले हैं, लेकिन मैं चौथा अभी हाल ही में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक एक चौथे को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो समझने के लिए हम अभी तीनों को समझाते हैं, चौथे को मैं ऐड कर दूंगा साथ में। ठीक है, तो देखिए पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। यानी कि 1999 में जब एक्ट पारित हो गया उसके बाद सबसे पहले 2004 में जीआई टैग किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को। और आप सब जानते हैं कि दार्जिलिंग विशिष्ट क्षेत्र है चाय उत्पादन के लिए। ठीक है, इसके बाद अन्य एप्लीकेशन आते गए, उसी तरीके से धीरे धीरे जो जीआई टैग है या उनके मानकों पर या भौगोलिक संकेत प्रदान किया जाने लगा। उदाहरण के लिए बहुत सारे हैं, जैसे बनारसी साड़ी है, कांजीवरम साड़ी है, या बात करूँ मैं मलिहाबादी आम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रसगुल्ला है, ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भौगोलिक संकेत के रूप में जानी जाती हैं। इस समय वर्तमान में 300 से अधिक हो चुकी है उनकी संख्या। तो खैर हम अपने अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो ब्लैक राइस के ऊपर चर्चा पहले कर लेते हैं। ब्लैक राइस या काला चावल एक प्रकार की चावल की किस्म है जिसका गहरा रंग काला होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? काला चावल या ब्लैक राइस। इसका वजन अन्य रंग की चावल की किस्मों में बहुत अधिक होता है, जैसा कि भूरे चावल का होता है। देखिए, बड़ा कीमती चावल होते हैं। चावल का अधिक वजन और इसका काला रंग मुख्य रूप से एंथोसाइनिन एजेंट के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, एंथोसाइनिन एजेंट। आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में मणिपुर के जो ब्लैक राइस या चाक आपका मैंने बोला अभी चाकलाहाओ नामक जो चावल को दिया गया है उसमें काला रंग किस कारण होता है? तो आप बताइएगा कि काला रंग एंथोसाइनिन एजेंट के लिए होता है। अब यह चावल किस में प्रयोग होता है? तो यह चावल मिठाई, दलिया बनाने के लिए उपयुक्त में काम आता है। ठीक है, चावल दलिया और मिठाई बनाने में काम आता है। अब चाकहाओ के लिए आवेदन, इसी चावल का नाम है, भूलिएगा मत, चाकहाओ का आवेदन संघ द्वारा दायर किया गया था। ये जो आपका चाकहाओ के उत्पादन का एक संघ है, एक यूनिट है, उनके द्वारा दायर किया गया था और मणिपुर सरकार के कृषि विभाग और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा सहायता दी गई थी। खैर, हमें उतना ज़्यादा पृष्ठभूमि में नहीं जाना, आपको इतना पता होना चाहिए कि काला रंग किस लिए होता है और अभी हाल ही में काला चावल यानी कि चाकहाओ नामक जो चावल है उसे जीआई टैग किस राज्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि मणिपुर के लिए आपका ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये हमारी हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखते हैं, गोरखपुर का टेराकोटा। टेराकोटा अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं बताऊं, एक विशिष्ट प्रकार की ऐसी मिट्टी जिससे क्या होता है, खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, खिलौने बनाए जाते हैं, अब अनेक कलाकृतियाँ दी जाती हैं भिन्न भिन्न तरीके से। तो गोरखपुर का जो टेराकोटा का काम है वो लगभग 100 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 100 वर्ष पुराना है। और आगे देखो लिखा भी हुआ है, हस्तशिल्पियों जो हाथ से बनाए गए जो खिलौने वगैरह हो गए प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से तैयार होता है। ये एक प्रकार की क्या है? दोमट मिट्टी है। छोटी बड़ी आकृतियों मूर्तियों के पकने के बाद लाल रंग खुद ब खुद आ जाता है। यह नेचुरल मिट्टी टेराकोटा में गुण होता है कि जैसे वो पकती है उसमें लाल रंग खुद ब खुद आ जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह दीपदान, मोर, नक्काशी, झूमर, लैंप या पंछियों की आकृति या फिर 5 फीट का हाथी बनाने के
चाक या सांचे का उपयोग नहीं होता, यानी कि सीधे रूप से इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा गांव में जो दिए आते हैं दिवाली में, वो किससे बनाए जाते हैं? चाक से बनाए जाते हैं, घुमा करके बनाए जाते हैं। तो इसीलिए उनको इसको बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी अन्य चीज़ें हैं उसके लिए ऐसी चाक की आवश्यकता या सांचे की आवश्यकता नहीं होती, सीधे रूप से भी बना सकते हैं। ठीक है, शिल्पकारी से हाथों से ही गढ़ लेते हैं, तो ये बड़ी चीज़ है इसके लिए। अब इसके लिए आवेदन किसने किया था? तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र द्वारा इसका आपका आवेदन किया गया था। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। ये किस प्रकार की मिट्टी से बनता है? दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों से संबंधित टेराकोटा होता है। क्लियर? किसने किया? लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा इसका आवेदन किया गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा जीआई टैग। तीसरे जीआई टैग की बात करें तो कोविलपट्टी कदलाई मितई। हम आम तौर पे, अगर मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी की बात करूँ, आप लोगों ने गुड़ और मूंगफली की पट्टी बहुत खास खाई होगी। पट्टी बोली जाती है बेसिक रूप से, तो ये वही एक तरीके से टॉफ़ी है, इसे वहाँ कैंडी के रूप में जाना जाता है। देखिए लिखा हुआ है कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है। मूंगफली और गुड़ से कैंडी को तैयार किया जाता है। इसमें विशेष रूप से थामीबरानी नदी का प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु की एक नदी है थामीबरानी नदी, और उसका पानी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस नदी के पानी का प्रयोग किया जाता है? थामीबरानी नदी का प्रयोग पानी किया जाता है। तो ये हमारी हो गई तीनों जीआई टैग। बात क्लियर? कौन कौन सी? कोविलपट्टी कदलाई मितई, काला चावल या फिर चाक हाउ, और तीसरी चीज़ अंतिम गोरखपुर का टेराकोटा। तो ये तीन चीज़ें हो गई। मैंने अभी चौथी चीज़ बताने के लिए आपसे बोला। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ अभी आप हाल ही में आपने कश्मीर का जो केसर है उसे जीआई टैग दिया गया है। और कश्मीर के जीआई टैग केसर को मिलने की एक विशिष्ट वजह है, क्योंकि एक मात्र ऐसा दुनिया में केसर पाया जाता है जो कि 1600 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है या उगाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह लंबा, मोटा व गहरा लाल रंग का होता है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अब इसके रंग किसका कारण क्या है इसके रंग का ऐसा गहरा लाल होना? तो क्रोसिन के कारण। जो क्रोसिन होता है पदार्थ, रसायन, उसके कारण इसका रंग कैसा होता है? गहरा लाल। और दूसरी चीज़ में कड़वाहट होती है, वो कारण होता है पिक्रोक्रोसिन के कारण। तो पिक्रोक्रोसिन के कारण क्या होता है? इसमें जो कड़वाहट का एहसास होता है वो इसलिए होता है। अब केसर की बात चलिए तो एक बात याद रखिएगा, जो कश्मीरी केसर होता है उसकी विभिन्न 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो देखो, एक होता है लच्छा केसर, एक होता है लच्छा केसर। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? लच्छा केसर। दूसरा क्या है? मोंगरा केसर। दूसरा आप बताइएगा कि मोंगरा केसर। तीसरा क्या है? तो गुच्छी केसर, गुच्छी केसर। तो ये केसर के 3 विभिन्न अलग अलग प्रकार भी होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे टोटल कुल मिला के 4 ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें भी हाल ही में भौगोलिक संकेत दिया गया, या कह सकते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। आई होप जीआई टैग के बारे में समझेंगे आप, और यद्यपि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उत्तर दूंगा और साथ साथ आपको जानकारी भी मिलेगी। तो कैसा लगा वीडियो? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।